कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू किए थे और कल वाली क्लास को अभी तक लगभग 50,000 से अधिक बच्चों ने देख लिया है। 50,000 से अधिक बच्चे कल वाली क्लास को देखे, यानी कि व्याकरण का शुरुआत बड़ा शानदार रहा है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है वर्ण, वर्ण विचार। वर्ण आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण और उच्चारण स्थान दोनों लगभग एक ही चैप्टर में आते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे हम पहले आज आपको वर्ण पूरा पढ़ाएंगे बहुत ही विस्तार से। जब पूरा वर्ण हम पढ़ लेंगे तब अगली क्लास में हम आप लोगों को शब्द उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे। तो आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो वर्ण ही है और आज हम लोग वर्ण चैप्टर को ही पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी लोग भाई जल्दी जल्दी से तैयार होकर के एकदम अच्छे तरीके से आज की क्लास को करने के लिए रेडी हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, ताकि आज का क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सके। प्यारे बच्चों, वर्ण विचार को तो हम लोग देखेंगे ही। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहां से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वर्ण विचार से आपके परीक्षा में सवाल जरूर बनेगा, तो वर्ण विचार को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण होता क्या है। हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों वर्ण से। वर्ण, ठीक है ना। अच्छा सुन, ये पारुल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है। हम बात करेंगे कि वर्ण होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है और ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि है जिसका कि हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लिखते हैं काम, प्यारे बच्चों आप समझो, हम लिखते हैं काम, तो आप काम को अलग अलग तोड़ सकते हैं। हम काम को कह लेंगे कि का जोड़ आ जोड़ मा जोड़ आ, तब प्यारे बच्चों बन गया हमारा काम। ये क्या बन गया? काम बन गया। यानी कि काम यानी कि जो शब्द है हम शब्द को अलग अलग तोड़ सकते हैं। लेकिन हम वर्ण की बात करते हैं। हम लिख दिए हैं आ, अब इसको तोड़ करके दिखाओ। क्या आ को तोड़ सकते हो? नहीं टूटेगा, क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है। हम शब्द को तोड़ सकते हैं लेकिन प्यारे बच्चे आ को नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि वर्ण का हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण का परिभाषा बड़ा सिंपल है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण का परिभाषा हम बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते हैं। वर्ण का परिभाषा हम बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे वर्ण का परिभाषा? हम लिखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। लिखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको बता दिए ना, जो स्वर होते हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, दीर्घई ई को मान लेते हैं, दीर्घई हो गया, आ हो गया इत्यादि। यानी कि ये सब ऐसे सबसे छोटी इकाई है जिसका कि हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। यानी कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। वर्ण का कभी भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर हम आपसे पूछे प्यारे बच्चों, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। भगवान का नाम है राम। राम, आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये जो राम शब्द है इसमें कुल कितने वर्ण हैं?
जल्दी से कमेंट करके बताइए, राम शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बाबू। आप जो राम शब्द देख रहे हैं, राम शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? हम देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। बताओ भाई। राम शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? अब देखिए यहां पर मामला फंस गया। कुछ बच्चे इसमें बता रहे हैं 2 वर्ण हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 3 है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर जी 4 है। प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं, ठीक है ना। अगर राम को अलग अलग तोड़ेंगे तो पहले तो होगा र जोड़, चूंकि र में आ की मात्रा है तो हो जाएगा र जोड़ आ, तो र जोड़ आ से क्या बन गया? रा, तो रा बन गया है प्लस में। अब क्या है? म, तो हम लिखते हैं म। लेकिन जब आप म को बोलेंगे तो बुलाता है म, लास्ट में क्या बुला रहा है? आ अपने आप बुला रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, राम को जब हम अलग अलग तोड़ेंगे तो कितने वर्ण बन गए? 4 वर्ण। कितने हो गए बाबू? 4 वर्ण। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये जो अलग अलग हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये जो आप लोग देख लिए अलग अलग, इसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग हमें बता सकते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? कोई बच्चे हमें कमेंट करके बताओ भाई। हिंदी में आप लोगों से हम पूछ लेते हैं, बताओ भाई वो जल्दी से, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं तो बताइए। टोटल हिंदी में कुल प्यारे बच्चों 52 गो वर्ण है। कैसे सर जी? तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि जो स्वर वर्ण होता है वो होता है 11। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरा है व्यंजन, तो दूसरा है व्यंजन। व्यंजन कितना होता है? 41। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 52 हो जाएगा। यानी कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना, कुल 52 गो वर्ण है। ठीक है ना? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो याद रखिएगा कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण तो आप लोगों को समझा दिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। वर्ण तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। यहां पर लिख देते हैं 52 वर्ण, ठीक है ना। तो वर्ण तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि ये जो वर्ण अलग अलग आप लोग देख रहे हैं, अगर इसी को हम एक समूह में अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सजा दें, वर्णों को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से सजा दें तो उसको हम कहते हैं वर्णमाला। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो क्या समझेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला को ही कहते हैं अंग्रेजी में अल्फाबेट। ABCD आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? जैसे हम सिर्फ बोल रहे हैं आ, तो प्यारे बच्चों ये वर्ण हो गया। अगर हम सिर्फ बोलेंगे आ तो ये वर्ण हो गया। लेकिन अगर हम इसी को क्रमबद्ध तरीके से सजा दें, आ ई ऊ ऊ, तो ये प्यारे बच्चों एक वर्णों का समूह हो गया। ये क्या हो गया? वर्णों का समूह, वो भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से हम वर्णों को सजा दिए। तो अगर वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाए तो इसको वर्णमाला कहते हैं। तो लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बाबू। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है ना। यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी का वर्णमाला अलग है। हम लोग हिंदी का वर्णमाला कैसे पढ़ते हैं? आ ई का खा गा घा, उसके बाद खा, क्या बाबू पढ़ते हैं ना, काका की, ये सब पढ़ते हैं ना, काखा गा घांगा, उसके बाद चाचा जजाइया टाठा, ये सब वर्णमाला। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का एक अलग वर्णमाला है। अगर हम अंग्रेजी भाषा में घुसते हैं तो वहां पर अलग वर्णमाला है, ABCDEFG से लेकर के Z तक। उर्दू में जाइए तो वहां पर अलग तरीके से काखा गगा सिखाया जाता है। बांग्ला में जाइए तो अलग होता है, मराठी में जाइए अलग। यानी कि हर एक भाषा का अपना वर्णमाला है। सारे बच्चों को समझ में आया ना? सारे बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बाबू। हर एक भाषा का अपना क्या होता है? वर्णमाला होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो हिंदी का जो वर्णमाला है वो क्या है? आ ई लिखेंगे, आ है, उसके बाद का खा गा भी लिख सकते हैं, का खा गा, इस तरीके से इत्यादि कर देते हैं। वही प्यारे बच्चे अगर आप अंग्रेजी में आ जाएंगे, तो अंग्रेजी का एक अपना वर्णमाला है। अंग्रेजी का वर्णमाला आप लोग जानते होंगे, ABCD इत्यादि, इस तरीके से। तो हर एक वर्ण का अपना वर्णमाला होता है, जिसको कि आप लोग याद रखिएगा। समझ में आया बाबू? हर एक वर्ण का अपना वर्णमाला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं वर्णों के भेद। वर्ण तो आपको पढ़ा दिए कि जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसको वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्ण के कितने भेद होते हैं? बताओ बाबू। वर्णों के भेद, वर्ण के भेद ऐसे लिखते हैं, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं तो बताइए। ध्यान रखना भाई कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। लिखेंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अच्छा, आपको ना हम वर्ण का पूरा खानदान पहले समझाते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अगर वर्ण के पूरे खानदान को समझना है तो आप ऐसे करो, हम ऊपर में लिखते हैं वर्ण। ठीक है ना। अब वर्ण को प्यारे बच्चे 2 भागों में बांटा गया, यानी कि वर्ण का 2 गो संतान हुआ। कौन कौन? एक हुआ प्यारे बच्चों स्वर वर्ण जिसको कहते हैं, और दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम कहते हैं कि गुरुजी ये बताइए ना कि क्या स्वर का भी आगे कोई भेद है? हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल है, स्वर का भी भेद है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वर का क्या भेद है भाई? पूरे खानदान को समझना है तो आपको पूरा जन्म कुंडली पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस स्वर का बात करें तो स्वर के भी 2 गो भेद है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अगर हम स्वर का बात करें तो स्वर के भी 2 भेद हुए। कौन कौन प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। पहला हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया संयुक्त स्वर। पहला हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया संयुक्त स्वर। ठीक है ना। अभी तो हम व्यंजन में गए ही नहीं है, अभी तो हम स्वर की ही बात कर रहे हैं कि वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण के 2 भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब आप कहेंगे कि सर जी इसके आगे भी कुछ है का? हाँ, इसके आगे भी कुछ है। मूल स्वर के भी भेद हैं प्यारे बच्चों। मूल स्वर के कितने भेद हैं गुरुजी? तो प्यारे बच्चों, मूल स्वर के कितने भेद हैं? ऐसे इसको लिख देते हैं, इधर नहीं आएगा तो इसको ऐसे लिखते हैं कि मूल स्वर के भी कितने भेद हैं? तो मूल स्वर के भी पहला भेद जिसको कहते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है
प्लुत स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। यानी कि प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, मूल स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा क्या हो गया? प्लुत स्वर। हालांकि एक और होता है जिसको अयोगवाह कहते हैं, लेकिन अयोगवाह प्यारे बच्चे हम लोगों को पढ़ना है, हम उसके बारे में भी बता देंगे। हालांकि इसके भेद में इसका गिनती नहीं होता है, लेकिन अयोगवाह भी आता है, अयोगवाह, ध्यान रखिएगा। हालांकि भेद में इसका गिनती नहीं होता है। बाकी संयुक्त स्वर एक ही है, संयुक्त स्वर के बारे में आगे हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, संयुक्त स्वर जो है वही है। अब हम आ जाते हैं व्यंजन वर्ण के ऊपर कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए व्यंजन वर्ण का, तो व्यंजन वर्ण के बारे में ध्यान रखिएगा, इसके भी कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं। आइए जरा इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। व्यंजन वर्ग के कौन कौन 3 प्रकार हैं? तो पहला, सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतः अस्त व्यंजन और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या लिखेंगे? अंतः अस्त व्यंजन, अंतस्थ जिसको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बाबू, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या लिखेंगे? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या लिखेंगे? उष्म व्यंजन। ये 3 व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है ना, हम एकदम विस्तार से समझा रहे हैं, कोई भी संकोच नहीं करिएगा सीखने में, थोड़ा सा भी हम शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना रहे, एकदम जो है वो एकदम विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक है बाबू, सारे बच्चों को समझ में आया ना? हाँ, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया वर्ण के भेद, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप ऐसे समझो कि वर्ण जो पहला विवाह किया, वर्ण जब पहला विवाह किया उससे इतना बड़ा खानदान पैदा हुआ। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जो 2 विवाह करते हैं और दोनों से संतान होता है। तो वर्ण जब पहला विवाह किया तो उससे इतना खानदान उत्पन्न हुआ। सोचो, पहला विवाह में इतना खानदान उत्पन्न हुआ। अभी दूसरा विवाह बताते हैं। वर्ण जब दूसरा विवाह किया तो उससे भी कुछ चीजें पैदा हुआ। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम श्वास के आधार पर बात करें, प्राण वायु के आधार पर वर्ण के भेद की बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, तो प्राण वायु के आधार पर वर्ण के 2 भेद हुए। फ्यूचर में आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और तैयारी कब करेंगे? जब ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है ना बाबू, प्राण वायु के आधार पर 2 भेद हुए। पहला हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा हो गया महाप्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। लो भैया, 2 भेद इधर बढ़ गया, 2 भेद जो है वो इधर बढ़ गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अच्छा, व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन भी ये आगे जाकर के 2 तरीकों में और बट गया। प्यारे बच्चों अगर हम व्यंजन के बारे में बात करें, ये तो वर्ण का हो गया दूसरा प्रकार, अगर हम व्यंजन के बारे में बात करें, व्यंजन, तो व्यंजन भी आगे जाकर के फिर से 2 वर्गों में बट गया है। कौन कौन? एक होता है प्यारे बच्चों घोष व्यंजन और दूसरा अघोष व्यंजन। एक होता है घोष व्यंजन, घोष व्यंजन, और इधर हो गया अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। समझ सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ा साम्राज्य है वर्ण और व्यंजन का, है ना? तो एक हो गया घोष और दूसरा हो गया अघोष। तो इतना तरीका हम लोगों को प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा। आप सोच करके देखिए, हम लोगों को वर्ण में सिर्फ वर्ण के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आपको वर्ण खूब बढ़िया से समझना है तो आपको स्वर वर्ण पढ़ना पड़ेगा, व्यंजन वर्ण पढ़ना पड़ेगा, फिर मूल स्वर संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन वर्ण में हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और उष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उतना हो जाएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्राण वायु के आधार पर वर्ण के भेद, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यंजन में हम घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे तब जाकर के हमारा ये वर्ण चैप्टर समाप्त होगा।
तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना स्टेमिना दिखाना पड़ेगा। अच्छे तरीके से आप समझिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, तब जाकर के मामला क्लियर होगा। तो शुरुआत में अभी हम लोग चूंकि वर्ण पढ़ रहे हैं, तो अभी हमको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से हम वर्ण के भेद के बारे में अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, पहला हो गया स्वर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले अब स्वर वर्ण के बारे में कि आखिर स्वर वर्ण होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर बात याद रखना। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। लिखेंगे कि वे वर्ण, लिखेंगे कि वे वर्ण जिसके उच्चारण में, वे वर्ण जिसके उच्चारण में, वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की, अभी इसको समझाएंगे, अभी आप लोग को परिभाषा लिखा रहे हैं, फिर समझाएंगे भी कि कैसे सहायता नहीं ले रहा है। भाई जरा हमको समझाइए। तो आप कहेंगे कि ना सर सहायता ले रहा है, हम कहेंगे कि नहीं ले रहा है। हम साबित करके दिखाएंगे कि सहायता नहीं ले रहा है। आइए समझाते हैं। वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ध्यान रखिएगा। वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि कैसे सहायता नहीं लेना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, स्वर की बात कर रहे हैं, हम लिखते हैं आ, तो आ को लिखने में क्या कोई दूसरा वर्ण का भी सहायता लेना पड़ रहा है? नहीं ना। वही अगर हम व्यंजन में घुसेंगे, अभी हम स्वर पढ़ा रहे हैं, अगर हम व्यंजन में जाएंगे तो व्यंजन में हम लिखते हैं, मान लीजिए कि का, तो का को बोलने में दो वर्ण का आवश्यकता पड़ता है, एगो तो का और दूसरा स्वर वर्ण का सहायता लेता है, यानी कि का जोड़ आ। यानी कि व्यंजन को बोलने में दूसरा वर्ण का सहायता लेना पड़ता है, लेकिन स्वर को बोलने में कोई दूसरे वर्ण का सहायता नहीं चाहिए। स्वर कहता है कि भैया हम अपने आप में काफी हैं, हमको किसी के मदद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु मुख्य रूप से दो वर्ण का उपयोग, ये दो उच्चारण स्थान का उपयोग होता है, कंठ और तालु। हमारे मुंह में अलग अलग प्यारे बच्चों अंग हैं, जैसे उच्चारण करने के लिए कंठ है, जीभ है, तालु है, मुर्दा है, दांत है, ओष्ठ है। इन सब के मदद से क्या होता है? पूरा बोल पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्वर वर्ण का, तो स्वर वर्ण में मुख्य रूप से कंठ और तालु का उपयोग होता है। लिखेंगे स्वर वर्ण में मुख्य रूप से, लिखेंगे स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण में मुख्य रूप से, स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण में मुख्य रूप से, स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख्य रूप से, स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख्य रूप से कंठ और तालु, कंठ और तालु, स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख्य रूप से कंठ और तालु का उपयोग होता है। कंठ और तालु का उपयोग, कंठ और तालु का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण के उच्चारण में मुख्य रूप से कंठ और तालु का उपयोग होता है। समझ में आया बाबू? ध्यान रखिएगा। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 गो स्वर है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, ये भी लिख देंगे। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, कुल 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 गो स्वर है। कौन कौन?
तो प्यारे बच्चों लिखते हैं, कल भी हम आपको बताए थे, आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ आओ। समझ गया? ये 11 गो स्वर है। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 गो जो लास्ट में हम लोग को पढ़ाया जाता है अन और आह, ये कहां गायब हो गया? ये काहेला पढ़ावल गया था? जब पढ़ने नहीं आता, पढ़ना है रे भाई, चिंता ना करियो, चिंता ना करियो, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन कौन से अंग होते हैं हमारे मुंह में बोलने के लिए? अब देखो भाई, अब जब बात छिड़ गया है तो दूर तलक जाएगा, ठीक है ना। अब बात छिड़ गया है तो दूर तक जाएगा। देखिए, ये हमारा मुखमंडल है, हमारा मुंह यही है। इतना बड़ा मुंह किसका है जी? है ये प्यारे बच्चों हमारा मुंह है। मुंह में उच्चारण के लिए कई सारे अंग बने हैं जिससे कि हम बोल पाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तो जिह्वा है, ठीक है ना। अगर ये जीभ नहीं रहेगा, अच्छा जीभ को ही जुबान कहा गया है, जीभ को ही क्या कहा गया है? जुबान। देख सकते हैं कि जीभ अंदर से कैसे रहता है, इस तरीके का व्यवस्था कुछ हमारे अंदर में भगवान सेट करके दिए हैं, ठीक है ना। तो जीभ को ही प्यारे बच्चों जुबान कहा गया है, यानी कि बोलने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? जीभ का ही है। जीभ ही जाकर के अलग अलग अंगों में सटता है तो आवाज निकलता है। आप देखिएगा, जब आप बोलेंगे ना तो जीभ कभी ऊपर सटेगा, कभी नीचे सटेगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे आएगा। जीभ का मुख्य योगदान होता है। और होठ का भी योगदान है। हालांकि जितने भी अंग हैं, जैसे जीभ हो गया, दांत का भी बहुत योगदान होता है। ये ऊपर नीचे जो होठ देख रहे हैं, होठ का भी बहुत योगदान होता है। आप बोलिए ना पाफा बाबा, बोलिए पाफा बाबा, बिना होठ का बुलाएगा ही नहीं। पाफा बाबा बिना होठ का बुलाएगा ही नहीं। बिना दोनों होठ सटाए हुए आप पाफा बाबा बोल के दिखाइए। चलो प्रयास करते हैं। होठ नहीं सटाएंगे, पाफा बाबा बोलते हैं। हा अवा हा अवा। देखो नहीं बुला रहा है ना, बुलाएगा ही नहीं, हो संभव नहीं है। बोल के देखिए, सब लोग प्रयास कर लो भाई। पाफा बाबा बिना होठ का नहीं बुलाएगा। आप बिना होठ सटाए पापा बाबा बोल ही नहीं सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे ना। तो प्यारे बच्चों, दांत हो गया, होठ हो गया, जीभ हो गया, ऊपर में तालू हो गया, मूर्धा हो गया, कंठ हो गया, ये सब हमारे मुंह में उच्चारण स्थान वाले अंग होते हैं। इन्हीं सब जगहों से अलग अलग वर्ण का उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 गो प्यारे बच्चों क्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 गो स्वर है, ठीक है ना। तो स्वर आप लोगों को समझ में आ गया, स्वर वर्ण आप लोग को समझ में आ गया ना, कि भाई जिसकी उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। अब स्वर के भी 2 भेद होते हैं। हम लिखेंगे स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के भी कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्यारे बच्चों मूल स्वर, पहला होता है मूल स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, एक हो गया मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ए ओ, ये सब प्यारे बच्चों मूल स्वर में आता है। लेकिन संयुक्त स्वर में क्या है कि 2 गो स्वर मिल करके संयुक्त स्वर बनता है। जब 2 गो स्वर मिलता है तब जाकर के वो क्या बनता है? संयुक्त स्वर बनता है। जैसे आप ऐसे समझो, मूल स्वर क्या है? तो प्यारे बच्चों मूल स्वर में हम लिखते हैं आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री को हटा देते हैं, री के बाद आ ई उ ए जो है बाबू। अब देखो आ ई उ, ये सब तो अकेले बन जा रहा है, लेकिन हम लिखते हैं ए तो ठीक है, ए इसमें आ गया,
ठीक है ना। लेकिन जब बात करते हैं अ का, तो प्यारे बच्चों हम अ ऐसे लिखते हैं, तो जो ये अक्षर है अ, ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। ये प्यारे बच्चों मिलकर के बना है आ जोड़ ए। तो देखो दो गो वर्ण मिलकर के एगो वर्ण बना, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। दो गो स्वर वर्ण मिलकर के एगो स्वर वर्ण बना, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। तो दो गो स्वर वर्ण मिल करके एगो वर्ण बना है, इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके अलावा हम इसी में लिखते हैं औ। औ, तो जो औ है प्यारे बच्चों, ये भी दो वर्णों के मेल से बना है। कौन कौन? तो आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ के मेल से बना है औ। जबकि जो ध्यान रखिएगा आ जोड़ ओ के मेल से क्या बना है? औ। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ओ का, तो ओ जो है वो मूल स्वर है। ओ जो है वो मूल स्वर है। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी वर्ण, जब कोई वर्ण अकेला हो तो उसको हम मूल स्वर कहते हैं। जब कोई भी स्वर वर्ण अकेले अगर लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। लेकिन जब कोई स्वर दो स्वर वर्णों के मेल से लिखा जाए, दो स्वर वर्णों को मिला करके लिखा जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। समझ में आया भाई? बताओ जल्दी से, ठीक है ना। अब ये मूल स्वर जो है, संयुक्त स्वर को तो हम बातें नहीं करेंगे, मूल स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मूल स्वर के भेद। अब हम लोग समझेंगे मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के भेद देखो बाबू, देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है ना। मूल स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो लिखेंगे मूल स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। स्वर बोलिएगा, गलती से कोई स्वर्ग मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। आना पता चला कि स्वर स्वर बोलते बोलते सर सर बोल दिया, कभी स्वर्ग बोल दिया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो मूल स्वर के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखो शॉर्टकट में हम इसका परिभाषा आपको बता दें, एकदम शॉर्टकट। प्यारे बच्चों सुनना, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे आप बोल दीजिए आ, बोल दीजिए आ, उ, री, ये सब में प्यारे बच्चों आप समझेंगे कि बहुत कम समय लग रहा है। तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे यानी सबसे ज्यादा समय लगे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि जो ह्रस्व स्वर है इसमें सबसे कम समय लगेगा, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय दीर्घ स्वर में लगेगा, दीर्घ से भी ज्यादा समय बोलने में प्लुत स्वर में लगेगा। बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत बढ़िया से हम लोग लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? तो लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में, लिखेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे, जैसे आ, अगर हम बोलते हैं आ तो बहुत कम समय लग रहा है। अगर हम बोलते हैं आ, अगर हम बोलते हैं हर्षई, अगर हम बोलते हैं सॉरी हर्षऊ, ठीक है ना बाबू, इत्यादि। अच्छा, आप लोग जब आ ई पढ़ते हैं तो देखते हैं, पढ़ते हैं ना हर्षई दीर्घई, पढ़ते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
आप लोग जब लिखते हैं कोई चीज हिंदी में तो कहते हैं ना, अरे हर्षिकार नहीं होगा, दीर्घिकार होगा। यही हर्षिकार और दीर्घिकार है प्यारे बच्चों। हर्षिकार बोलने में कम समय, दीर्घिकार बोलने में ज्यादा समय, यही हर्ष और दीर्घ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हर्ष और दीर्घ की जो हम बात करते हैं कि भाई हर्षिकार होगा, दीर्घिकार होगा, यही हर्ष और दीर्घ है, उसी को हर्षिकार दीर्घिकार कहते हैं। समझ में आया ना? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आया बाबू? हाँ, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा हम क्या बताए? दूसरा बताए दीर्घ स्वर। दूसरा हम क्या बताए बाबू? दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ स्वर क्या है? तो भाई मेरे, दीर्घ स्वर याद रखिएगा, एकदम चीज आसान है। देखो यहां पर हम क्या पढ़ा है? ह्रस्व में क्या पढ़ा है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व कहते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे, ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। लिखेंगे वे स्वर, वे स्वर जिसके उच्चारण में, वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा, ह्रस्व के अपेक्षा, वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा दुगना समय लगे, वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू, हैं? क्या कमेंट कर रहे हो भाई? आप लोग का कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा आ रहा है। अच्छा, कौन बोला आ? अरे भाई, इसमें आ कैसे लिखा गया? आ तो इसमें नहीं होगा। अच्छा, यही वो आप लोग बता रहे हो ना कि सर मिस्टेक हो गया है। तो इसमें आ नहीं होगा, आ होगा, उसके बाद सीधे हर्षई होगा, हर्षऊ होगा, और री भी इसी में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हम लाओ इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है ना? आ हो गया प्यारे बच्चों, आ हो गया। आ इसमें आ जाएगा, आ जो है वो दीर्घ में आ जाता है। आ, उसके बाद ई होता है हर्षई, उसके बाद होता, देखो फिर से दीर्घ वाला लिखा गया, हर्षऊ होता है, और री होता है, री। ठीक है ना? तो ह्रस्व स्वर में हर्षिकार वाले शब्द आते हैं जिसमें कम समय लगे। लेकिन अगर हम दीर्घ की बात करें प्यारे बच्चों, तो दीर्घ में कौन कौन आता है? लिखेंगे जैसे, जैसे। अब बात करते हैं आ। आप बोल करके देखिए, आप बोलेंगे आ, तुरंत बोला गया, लेकिन बोलिए आ, ह्रस्व से दुगना समय लगा कि नहीं लगा? आप जरा बोल करके देखो बाबू, आप खुद को, आपको खुद आभास हो जाएगा कि नहीं, दुगना समय तो लग रहा है। ठीक है ना? आप बोलिए आ और फिर बोलिए आ, तो भाई दुगना समय लग जाता है। ये हर्षई बोलते हैं, हर्ष, जैसे हर्षई बोलिएगा तो ई, लेकिन दीर्घई बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। आप बोलने के लिए तो दोनों को बोल दीजिए ई ई, ऐसे नहीं बोलना है। अब बोलना है ऊ, ऐसे नहीं बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि हम हर्षई बोल रहे हैं, तो हर्षई बोलेंगे तो बोलेंगे ई, लेकिन जब दीर्घई बोलेंगे तो ई, थोड़ा सा जोर लगाना है, थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा देना है, तब उसको दीर्घई कहेंगे। ठीक है ना? तो आ के बाद प्यारे बच्चों दीर्घई हो गया, उसके बाद दीर्घऊ हो गया। ठीक है ना? उसके बाद ए ओ आओ, ये सब दीर्घई में आता है। ए ओ आओ, ये सब प्यारे बच्चों किस में आता है? दीर्घ में आता है। ठीक है ना? तो दीर्घ में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, और सात को दीर्घ स्वर होता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? यानी कि प्यारे बच्चे, अब आपको यहां पर यह याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसकी संख्या 4 होती है। जो ह्रस्व स्वर बताए ना, संख्या 4, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 गो। जबकि दीर्घ स्वर का संख्या कितना है? ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर का संख्या कितना है? इसकी अगर संख्या की बात करें तो दीर्घ स्वर का संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है? 7 गो। तो 7 और 4 11 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, 11 हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है ना। तो अब कहेंगे कि सर तो ह्रस्व स्वर 11 को होता है, 4 को एकरा में बता दिए, 7 को एकरा में बता दिए, तो ये को तो भी बचले है प्लुत स्वर। इसमें कहा जाएगा, इसमें तो कुछ हो जाए नहीं करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा, चिंता ना करिए। देखो बाबू, ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें दुगना समय लगे, ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे, तब बात करते हैं कि प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर, लेकिन प्लुत स्वर बताने से पहले प्यारे बच्चे हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं कि आखिर दीर्घ स्वर में दुगना समय क्यों लगता है। दीर्घ स्वर में दुगना समय क्यों लगता है पता है? दीर्घ स्वर में दुगना समय इसलिए लगता है कि यह 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है। दीर्घ स्वर में दुगना समय इसलिए लगता है कि दीर्घ स्वर जो है वो 2 शब्दों के योग, 2 स्वर वर्णों के योग से बनता है। तो लिखेंगे कि दीर्घ स्वर 2 स्वर वर्णों के योग से बनता है। लिखेंगे कि दीर्घ स्वर 2 स्वर वर्णों के योग से बनता है। स्वर वर्णों के योग से बनता है, योग से बनता है। ठीक है ना बाबू, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर जो है वह 2 स्वर वर्णों के योग से बनता है। जैसे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों आ, तो आ जो है ना वो 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है, आ जोड़ आ। ध्यान से सुनिएगा, आ जोड़ आ जोड़ आ के मेल से क्या बना है? आ। सारे बच्चों को समझ में आया? आ जोड़ आ के मेल से क्या बना है? आ। उसी प्रकार से सारे हम लिख देंगे, आ ई ए ओ औ। जैसे प्यारे बच्चों लिखते हैं आ, उसके बाद दीर्घई, उसके बाद दीर्घऊ, उसके बाद ए ओ औ। ठीक है ना। ये जो 7 आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अभी हम आपको जस्ट यहां पर बताए हैं, ये जो 7 आप लोग देख रहे हैं ये 2 वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है ना। जैसे हम आ का बताए, आ जोड़ आ के मेल से बनता है आ, वैसे ही जो दीर्घई ई है वो 2 गो हर्षई ई के मेल से बनता है। 2 गो हर्षई ई मिलेगा तो एगो दीर्घई ई बनेगा, 2 गो हर्षऊ मिलेगा तब एगो प्यारे बच्चों दीर्घऊ मिलेगा। 2 गो हर्षऊ मिला ना तो एगो दीर्घऊ। ध्यान से सुनिएगा, ऊ जोड़ ऊ, तो क्या बन गया? दीर्घऊ ऊ बन गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं ए का, तो आ जोड़ ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। आ जोड़ ई के मेल से क्या बन गया? ए बन गया। अब प्यारे बच्चों, अगर आ में हम इस ए को जोड़ दें तो बन जाएगा ए। अगर हम इस आ में किसको जोड़ दें? ए को जोड़ दें तो क्या बन गया? ए। अगर हम आ में ऊ को जोड़ दें, आ जोड़ ऊ से क्या बन जाएगा? आ जोड़ ऊ से क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और आ जोड़ ओ के मेल से क्या बनता है? औ बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी दीर्घ स्वर हैं वह 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। समझ में आया? ये सब चीजें ना बहुत विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू, क्या यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? चलिए, तो अभी हम आपको जस्ट बताए कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। अब एक और बच गया है बाबू, यहां पर जरा ध्यान से देखो। स्वर पढ़ा दिए, दीर्घ पढ़ा, ये ह्रस्व पढ़ा दिए, दीर्घ पढ़ा दिए। अब बच गया है प्लुत स्वर। ई का होता है प्लुत स्वर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्लुत स्वर क्या होता है। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, 2 गो मात्रा का समय लग रहा था दीर्घ में, तब प्लुत में लगेगा 3 मात्रा का समय। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, लिखेंगे वे स्वर, लिखेंगे वे स्वर
जिसके उच्चारण में वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे। वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, यानी कितने मात्रा का, यानी 3 मात्रा का समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, 3 मात्राओं का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि सरल शब्दों में अगर बोले तो जिस वर्ण के उच्चारण में क्या लगे, द्विगुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है इसका चिन्ह। इसका चिन्ह ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। अब ये क्या हो गया भाई, ये चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको हम ना बड़े लंबे खींचने, जहां हम लंबा खींचते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं सुनो, और यहां पर अगर ऐसे दर्शा देते हैं तो आप समझ जाइए कि किसी को लंबा बोलते हैं ना हम लोग कि सुनो, तो कितना लंबा खींच दिए हम, सुनो बोलते हैं ना बाबू। हम बोलते हैं ऐसे राम, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो समझिए कि बहुत लंबा खिंचा रहा है, ये प्लुत स्वर हो गया। हम लोग बोलते हैं ओम, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इसको समझिए कि लंबा हो गया। ओम हम लोग बोलने के लिए प्यारे बच्चों तो मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं, ओम बोलने के लिए बोल देते हैं ओम, लेकिन फिर भी आप जब बोलेंगे ओम तो ओ थोड़ा सा खिंचाता है। देखिए आप बोल करके, जब आप बोलेंगे ओम तो ओम जो है ना, जब आप ओम बोलेंगे तो थोड़ा सा खिंचाता है बाबू। आप बोल करके देखिए, लगेगा कि नहीं थोड़ा सा तो खिंचा रहा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है ना, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। इसको हम लिखेंगे, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्योंकि 3 मात्राओं का समय लग रहा है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। याद रहेगा? बताओ बाबू। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया है? यहां तक में तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आओ जरा हम एक चार्ट आप लोग को दिखाते हैं। ये वाला चार्ट जरा देखिए। वर्ण हम पढ़ा दिए, स्वर वर्ण पढ़ा दिए, व्यंजन वर्ण अभी तो पढ़ाना पूरा बाकी है, मूल स्वर पढ़ा दिए, संयुक्त स्वर पढ़ा दिए, ह्रस्व पढ़ा दिए, दीर्घ पढ़ा दिए, प्लुत पढ़ा दिए। अब नीचे बताए थे कि एगो होता है अयोगवाह, जिसको कि हम भेद में तो गिनती नहीं करते हैं, लेकिन अयोगवाह भी होता है। तो प्यारे बच्चों अब आओ हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये अयोगवाह क्या होता है? ठीक है ना। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह क्या होता है? अब आइए अयोगवाह के बारे में पढ़ते हैं। देखो बाबू, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनका गिनती ना तो हम स्वर में करते हैं और ना ही हम व्यंजन में करते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे या कबड्डी खेलते थे, कुछ भी खेल खेलते थे, तो अगर मान लिया जाए कि टोटल
12 टीम के जगह एक आदमी और बढ़ जाए, 12 की जगह अगर एक व्यक्ति और बढ़ जाता था, एक लड़का और बढ़ जाता था, तो हम क्या करते थे कि 6-6 को तो दोनों तरफ बांट लिए और एक जो बच गया उसको दूध भत्ता रख देते थे। कह रहे तू दूध भत्ता रहेगा, तू दोनों तरफ से रहेगा, ठीक है ना। हम लोग तरफ खेल होता था तो ऐसे ही होता था। मान लिया जाए कि टोटल हम लोग 7 गो प्लेयर हैं, तो हम लोग का बंटवारा हो जाता था। जैसे 9 गो प्लेयर है तो 4 गो इस साइड और 4 गो इस साइड, और एक जो बच गया वो दूध भत्ता रहेगा कि भाई दोनों तरफ से तू रहेगा, ठीक है ना। जो एक बच जाता था ना उसको ऐसे ही कहते थे कि तू दूध भत्ता रहेगा। वैसे ही आयोगवाह जो है ना वो दूध भत्ता है। समझ में आ गया ना। ये किसी का नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति का गिनती या ये सॉरी जिस व्यक्ति बोल रहे हैं जिस वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण भी हैं जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न तो व्यंजनों में होती है, उससे आयोगवाह कहते हैं। तो लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं, लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी गणना, दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? नहीं तो कटेगा ना। तो साधारण रेजर छोड़, जिलेट घाट पकड़। इसका फ्लेक्सिबल हेड बेफिक्र शेव दे, प्लैटिनम कोटेड ब्लेड ज्यादा चले। तो अब दाढ़ी बनाओ, मुंह नहीं। जिलेट घाट। 15 to 18,000 पर मंथ, 12 आवर शिफ्ट, नो वीकेंड्स, ओवर टाइम भी करोगे पर उसका 1 रुपए न तो स्वर में की जाती है, न तो स्वर में, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, और न ही व्यंजन में, और न ही व्यंजन में। तो ऐसे वर्ण को, तो ऐसे वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, ऐसे वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिसकी गणना हम ना तो स्वर में करते हैं और ना ही व्यंजन में करते हैं, तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम जब आ ई पढ़ रहे थे तो उसमें हम आ ई उ री ए ओ तक पढ़ते थे, लेकिन लास्ट में अन और अह को हम छोड़ देते थे। 11 को स्वर पढ़ाए हम आप लोगों को। लास्ट में जो अन और अह होता है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में जो होता है अन, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, लास्ट में होता है अन और अह, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो अन और अह जो होता है, इसको ना तो हम स्वर में गिनती करते हैं और ना तो हम व्यंजन में गिनती करते हैं, ठीक है ना। तो जिसको ना स्वर में गिनती करें और ना व्यंजन में, तो ये अयोगवाह कहलाएगा। यानी कि अन और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अन और अह जो है यह अयोगवाह कहलाते हैं। यानी अन और अह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, अन्न को आप ऐसे याद रखना, अन्न को अनुस्वार भी कहा जाता है। शॉर्टकट में हम बोल देते हैं अन्न, लेकिन पूरा नाम है अनुस्वार। अन्न को अनुस्वार कहते हैं। अन्न को अनुस्वार कहते हैं। अन्न को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अह को विसर्ग कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अन अह आप लोग जानते होंगे, अन और अह हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अन और अन को अनुस्वार और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अगर बात किया जाए अयोगवाह के बारे में, तो अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना भाई, अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं।
एक प्यारे बच्चे जिसको कि हम लोग चंद्रबिंदु कह देते हैं, ऐसे करके ऊपर में ऐसे किसी चीज के ऊपर में ऐसे लिख देते हैं ना, जैसे कुछ भी लिखते हैं तो उसके ऊपर में जैसे हम लिखते हैं चांद, तो प्यारे बच्चों चा के ऊपर चंद्रबिंदु लगा करके ऐसे लिखते हैं, तो जिसके ऊपर में ये चंद्रबिंदु लगा रहे उसको अनुनासिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक अयोगवाह का ही एक प्रकार है ये, ठीक है ना, अयोगवाह का ही ये क्या है? एक प्रकार है। दूसरा, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बाबू, इसको आप लोग ऊपर में चंद्रबिंदु लगा दिए। अगर ऊपर में सिर्फ एक बिंदु लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। जैसे लिखते हैं ना अनुस्वार, जैसे हम लिखते हैं अनंत, तो ना के ऊपर एक बिंदु लगा दिए ना, तो इसको ना के ऊपर जो बिंदु लगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। तीसरा प्यारे बच्चों है विसर्ग। तीसरा क्या है बाबू? विसर्ग, ठीक है ना। तो विसर्ग में 2 बिंदु लग जाता है। विसर्ग में क्या होता है? 2 बिंदु लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक और ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर को कहते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है ना। चौथा को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। तो अयोगवाह के ये 4 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और निर्नुनासिक। सारे बच्चों को क्लियर हुआ? समझ में आया? सारे बच्चों का क्लियर हुआ? समझ में आया? तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे ये पूरा वर्ण हम आपको पढ़ा दिया। अभी तक तो स्वर खत्म हुआ है, अभी तक हम आप लोगों को स्वर पढ़ाए हैं, अभी तो व्यंजन में घुसे भी नहीं है, ठीक है ना। अभी तक हम स्वर सिर्फ पढ़ाए हैं, वर्ण हम पढ़ा दिए, वर्ण में स्वर पढ़ा दिए, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अयोगवा, ये सब पढ़ा दिए। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और इसके साथ साथ अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, ये सब पढ़ाना अभी बाकी है। तो प्यारे बच्चों व्यंजन हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। आज हम पूरा स्वर वर्ण पढ़ाए हैं, अगली क्लास में पढ़ाएंगे व्यंजन वर्ण। देखो खत्म करने वाले तो 1 घंटा में नहीं, आधा घंटा में पूरा वर्ण खत्म कर देते हैं। खत्म करने वालों का तो क्या है भाई, वो लोग शॉर्टकट मारते हैं, आधा घंटा में वर्ण खत्म है। वर्ण तो बड़ा छोटा चैप्टर है भाई, छोटा चैप्टर है, हैं? देख रहे हो ना कितना बढ़िया से लिख लिख करके बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं बाबू। अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी अच्छा नंबर आएगा, शॉर्टकट चलोगे तो नंबरवा भी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो चलिए अब आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम आएंगे तो व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग व्यंजन के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आज कमेंट करके आप लोग बताना मत भूलिएगा, आप लोग के कमेंट का इंतजार बड़ा बेसब्री से रहता है हमें। आप लोग कमेंटवा जब कर देते हैं ना, आप लोग जब कमेंट कर देते हैं बाबू, तो एक एनर्जी मिल जाता है, इसलिए सभी बच्चे जरूर कमेंट करिएगा। कल लगभग हमको लगता है कि 2000 कमेंट आया था। कल के वीडियो में कितने कमेंट आया था एक बार देख लेते हैं। कल के वीडियो में कितना कमेंट आया है? कल के वीडियो में कितना कमेंट आया है? कल के वीडियो में आया था 905 कमेंट। 900 बच्चे कल कमेंट किए हैं। आज कम से कम 1000 से अधिक बच्चों का टारगेट रखते हैं। 1000 से अधिक बच्चे आज के क्लास में कमेंट करेंगे। 1000। अभी कितने बच्चे जुड़े हैं? अभी 4500 बच्चे जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ टारगेट दिए हैं 1000 का। 1000 से अधिक बच्चे कमेंट करेंगे। 1000 से अधिक देखते हैं कितना कमेंट आता है, ठीक है ना। 4000 बच्चे अगर एक कमेंट करेंगे तो 4000 कमेंट आएगा, लेकिन हम 1000 का टारगेट दिए हैं। अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि कितना कमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सभी बच्चे लाइव चैट में नहीं बाबू, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, उसका महत्व होता है। तो कमेंट करिए, वो हम पढ़ते हैं, वो देखते हैं, उसका गिनती होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। हम देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे कितने कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों से कल अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।